विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, जिसकी बहुत समय से प्रतीक्षा थी, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। उत्तराखंड पीसीएस, ठीक है, तैयारी में जुट जाइए। लगभग कितनी क्लासेस हो चुकी हैं अब तक? लगभग 400 के आसपास होने वाली हैं। उन क्लासेस को देखना स्टार्ट कीजिए, देखेंगे तो पेपर क्रैक हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर मिलने की पूरी संभावना होती है इस टॉपिक से। संसदीय समितियां, कौन सी? संसदीय समितियां। उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 समितियां होती हैं, अधिकतर क्वेश्चन उसी के अगल बगल घूमते हैं। एक होती है प्राकलन समिति, एक होती है लोक लेखा समिति, एक होती है लोक उपक्रम समिति। ठीक है, कवर पूरा करना है, लेकिन इन 3 को खास कवर करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन घूमेंगे वो इसके अगल बगल होंगे। ठीक है, संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटी। भारतीय संसद का बहुत सा काम संसद की समितियों द्वारा निपटाया जाता है। सुनते भी होंगे आप कि उसमें समिति गठित हो गई। एक मामला था, एक बिल आया था, बिल इंट्रोड्यूस हुआ, संसद के अंदर गया, लोकसभा के अंदर गया, उसके अंदर फिर क्या हो गया, फिर समिति बनाई गई। समिति फिर लंबा समय तक क्या करती है, अपना कार्य करती है, पूरा छानबीन करती है, देखती है, संशोधन करती है। फिर उसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट देती है, फिर उसको संसद में फिर रिपोर्ट के आधार पर क्या क्या जाता है, उसको पेश किया जाता है, फिर उस पर चर्चा होती है। तो भारतीय संसद का बहुत सा काम सदन की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समितियां वर्तमान व्यवस्था का अपरिहार्य और अभिन्न अंग हैं। अपरिहार्य और अभिन्न अंग हैं। संसद के समक्ष प्रस्तुत सभी विधेयक, विधेयक बोलते हैं बिल को, इसको, जितने भी संसद में इंट्रोड्यूस होते हैं बिल, उस पर सूक्ष्म और गहन जांच पड़ताल संसदीय समितियों द्वारा ही किया जाता है। देखिए, जो ऐसा होता है ना, जो सांसद भी होंगे वो भी उतना ज्यादा नहीं जानते हैं किसी मामले के बारे में। जब समितियां गठित होती हैं तो उसमें उसी तरह के लोग रखे जाते हैं जो उसके जानकार होते हैं। फिर गहन जांच पड़ताल होती है, सचिवालय की सहायता ली जाती है ना, जो कर्मचारी होते हैं उनकी सहायता ली जाती है, फिर उसके बाद फिर उस पर काम होता है। तो सूक्ष्म और गहन जांच पड़ताल संसदीय समितियों द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार संसद विधायी कार्यों को संपन्न करने तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य इन समितियों के माध्यम से करती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि संसद विधायी कार्यों को संपन्न करने तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य किसके माध्यम से करती है? आंसर, संसदीय समितियों के माध्यम से करती है। किसके माध्यम से करती है? देखिए, आईएएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, जो मैं अभी पूछा आपसे, ये आईएएस में पहले पूछा जा चुका है, यूपीएससी पूछ चुकी है कि संसद विधायी कार्यों को संपन्न करने तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य किसके माध्यम से करती है? आंसर, संसदीय समितियों के माध्यम से करती है। भारत में समिति प्रणाली का विकास प्राचीन काल में ही हो गया था, किंतु वर्तमान काल में इसका विकास 1919, याद रखना आपने, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जब आए थे। मॉन्टेग्यू कौन? भारत सचिव। चेम्सफोर्ड कौन? वाइस रॉय। तो इसलिए बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, जिसमें क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा हुआ। संविधान के लागू होने के पश्चात संसदीय समितियां एक प्रकार से लघु संसद के रूप में कार्य करती हैं। एक बार यही क्वेश्चन बना कि लघु संसद के रूप में कार्य करती हैं। 4 ऑप्शन थे वहां पर। ठीक है, तो उसमें पहला ऑप्शन जैसे उन्होंने कैबिनेट दे दिया, दूसरा ऑप्शन कुछ और दे दिया, लेकिन उसका जो आंसर था वो था संसदीय समितियां लघु संसद के रूप में, छोटी संसद के रूप में कौन कार्य करती हैं? ठीक है, इन संसदीय समितियों का गठन संसद द्वारा अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत निर्मित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के तहत किया जाता है। कल हमने भी पढ़ा था, कल वाला जो क्लास था उसमें बताया था मैंने कि 118 आर्टिकल कहता है कि लोकसभा को अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के नियम स्वयं बनाने का अधिकार है, और राज्यसभा को भी अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन का नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो इन संसदीय समितियों का गठन किसके द्वारा होता है? तो आंसर, आर्टिकल 118(1) के अंतर्गत निर्मित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के तहत किया जाता है। कीवर्ड जो याद रखना है आपने याद रखना, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों। इतना क्लियर हो गया? संविधान में ऐसी समितियों का अलग अलग स्थानों एवं संदर्भों में उल्लेख आता है, लेकिन इन समितियों के कार्यकाल तथा कार्यों के आधार के कार्यों आदि के संबंध में कोई प्रावधान
नहीं मिलता। भारत में संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? एक होती है स्थायी समिति, जिनको बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी। यहाँ पे परमानेंट मत कर देना है, स्टैंडिंग कमिटीज बोला जाता है इनको। क्या बोलते हैं? परमानेंट वर्ड यूज मत करना, वैसे स्थायी को आप परमानेंट बोलते हो, यहाँ पे स्टैंडिंग वर्ड यूज किया जाता है। स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमिटीज, जो कि हमेशा ही रहती हैं अस्तित्व में, ठीक है। जैसे प्राक्कलन हो गई, लोक लेखा हो गई, लोक उपक्रम हो गई, ये स्थायी समितियां। एक होती है तदर्थ समितियां, तदर्थ बोलते हैं एडहॉक। तदर्थ मतलब द एडहॉक कमेटी। आपने सुना भी होगा कि भाई वो लगा हुआ है, नौकरी पे लगा हुआ, लेकिन एडहॉक पे है। एडहॉक पे मतलब कोई टीचर है एडहॉक पे लगा हुआ, इसका मतलब जब तक उस पर वो वास्तविक टीचर नहीं आ जाता तब तक काम चलाने के लिए वो क्या है, एडहॉक पर लगा हुआ है। तदर्थ टेम्पररी व्यवस्था है, ठीक है। तदर्थ समितियां क्या होती हैं? काम करेंगी, उसके बाद समाप्त हो जाती हैं। किसी काम विशेष के लिए क्या करते हैं, उसको गठन करते हैं, उसके बाद वो अपना काम करती हैं, उसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद समाप्त हो जाती है। इतना क्लियर हो गया? तो स्थायी समितियां यानी स्टैंडिंग कमेटी, तदर्थ समितियां यानी एडहॉक कमेटीज। क्लियर हो गया? स्थायी समितियों का गठन प्रतिवर्ष या एक निश्चित समय के लिए होता है और इनका कार्य सतत रूप से चलता रहता है। तदर्थ समितियों का गठन आवश्यकता अनुसार तदर्थ आधार पर किया जाता है, एडहॉक आधार पर किया जाता है, तथा कार्य समाप्त करके प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने के बाद इनका अंत हो जाता है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ रिपोर्ट, तो रिपोर्ट को बोलते हैं प्रतिवेदन। कोई भी कमेटी जो होगी वो क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद वो समाप्त हो जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो सबसे पहले स्थायी समितियां पढ़ लेते हैं भाई। द स्टैंडिंग कमेटी कौन कौन सी हैं? स्थायी समितियों को उनके कार्यों के आधार पर फिर सब डिवीजन किया गया है। तो उसमें एक होती है वित्तीय समितियां। कौन सी? वित्तीय समितियां। दूसरी होती हैं कौन सी? विभागीय समितियां। तीसरी होती है जांच समितियां। कौन सी होती हैं? जांच समितियां। चौथी होती है सदन की समितियां। पांचवी होती है छानबीन समितियां। छठी होती है सेवा समितियां। अगली होती है सलाहकार समितियां। और फिर उसके बाद एडहॉक को अलग पढ़ना हमने। अब मैं बता दूं कि सबसे पहले जैसे स्थायी समितियों में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वित्तीय समितियां पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वित्तीय समितियां बोलते हैं, यानी जो क्या करेंगी, वित्त से संबंधित समितियां होंगी। तो उसमें तीन समितियां सबसे इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन्हीं तीन से बनते हैं। इन तीन में भी दो से बनते हैं, एक प्राक्कलन से बनते हैं, एक लोक लेखा से बनते हैं। प्राक्कलन को बोलते हैं एस्टिमेट कमेटी, लोक लेखा को बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी। एक होती लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम का मतलब होता है जितने भी आपके सरकार के क्या हैं, उपक्रम हैं। जैसे BHEL है, किसका उपक्रम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है। IDPL था आपका, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, किसका उपक्रम था? भारत सरकार का था। तो उन उपक्रमों के लिए भी एक समिति होती है, उसको बोलते हैं लोक उपक्रम समिति। तो तीन सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति। कुछ याद कर लो अभी कि अगर एस्टिमेट कमेटी आएगी तो कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं। कहाँ के होते हैं? लोकसभा के होते हैं केवल। प्राक्कलन समिति में, क्योंकि भैया वित्त संबंधी जो अधिकार हैं वो अधिकतर किसको दिए गए हैं? लोकसभा को दिए गए हैं। तो मैंने कहा प्राक्कलन समिति जो है उसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कई बार इतने से ही काम बन जाता है, क्वेश्चन इतना ही पूछेगा कि आपकी लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? जी 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। क्या होते हैं? 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। ऐसी लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? जी 22 सदस्य होते हैं। इसमें भी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। सिर्फ आपने याद करना है कि एस्टिमेट करने वाली जो कमेटी है उसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरी विभागीय समितियां होती हैं। विभागीय समितियां जो होती हैं उसमें 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं, विभागीय समितियां। अगला अगर मैं बोलूं जांच समितियां होती हैं। जांच समितियों में मतलब तीसरे नंबर की जो समितियां हैं, संसदीय समितियां, स्थायी समितियों में तीसरे नंबर की समिति होती है जांच समितियां। जांच समितियों में मैंने कहा एक होती है विशेषाधिकार समिति, एक होती है याचिका समिति और एक होती है आचार समिति। कई बार इतने से क्वेश्चन बन लेगा कि जांच समितियों में निम्नलिखित में से कौन सी समिति शामिल नहीं है, तो आपने 3 शब्द याद रखने हैं, विशेषाधिकार, याचिका और आचार। विशेषाधिकार, याचिका और आचार, यानी विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, आचार समिति। विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो अधिकतर जो होते हैं 15 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं।
याचिका समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। क्लियर हो गया? आचार समिति में कुछ कंफर्म नहीं होता है, कितने भी हो सकते हैं। अगली समिति होती है सदन की समितियां। अगली समितियां कौन सी होती हैं? यानी स्थायी समितियों में चौथे प्रकार की समिति होती है सदन की समितियां। सदन की समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है नियम समिति। कौन सी होती है? नियम समिति। 15 लोकसभा से, 16 राज्यसभा से। सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्य संबंधी समिति 15 लोकसभा से, सिर्फ लोकसभा से, लोकसभा में ही होती है, राज्यसभा में नहीं होती है। मतलब लोकसभा के लोग होते हैं 15। सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों संबंधी समिति। तीसरी होती कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। एक होती गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 15 लोकसभा से। इन मैंने कहा सदन की समितियों में 2 सबसे इंपॉर्टेंट होती है। 4 मैंने बताई, कौन कौन सी? पहले 4 बता देता हूं एक बार फिर। नियम समिति अति अति महत्वपूर्ण। अगर आपका प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति से क्वेश्चन नहीं बना तो अगला क्वेश्चन जो हो सकता है वो नियम समिति से बनेगा। कहां से बनेगा? फिर मैंने कहा सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों संबंधी समिति। फिर तीसरे नंबर मैंने बताया कार्य मंत्रणा समिति। तो फिर अगली जो होती है कार्य मंत्रणा समिति से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। क्या होती है? कार्य मंत्रणा समिति, जिसमें 15 लोकसभा, 10 राज्यसभा से। ठीक है। फिर गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति। तो मैंने कहा 4 में से 2 अति महत्वपूर्ण है, नियम समिति और कार्य मंत्रणा समिति। इतना क्लियर हो गया? अगला जो 5वां प्रकार है स्थायी समितियों में वो है छानबीन समितियां। कौन सी? छानबीन समितियां। सरकारी आश्वासन समिति। सरकार ने आश्वासन दे दिया, बोल दिया कि ये होना है, तो उसको बार बार याद दिलाएगी सरकार को। ये समिति क्या करेगी? लिखित होती है हर चीज। सरकार ने अगर घोषणा कर दी तो वो क्या होता है? लिखित हो जाता है। फिर उसकी जो जांच करेगी वो कौन? सरकारी आश्वासन। कितने आश्वासन पूरे हुए, कितने नहीं हुए, सदन के अंदर कुछ बोल दिया तो पूरा होना चाहिए। तो 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। ऐसे अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों संबंधी समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों संबंधी समिति 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। तो समझ में आ गया? ठीक है। अधीनस्थ विधान या प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति 15 लोकसभा, 15 राज्यसभा। अधीनस्थ विधान या प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति। फिर अगली होती है इसमें सदन में प्रस्तुत दस्तावेज संबंधी समिति 15 लोकसभा, 10 राज्यसभा। यानी छानबीन समितियों में भी 4 प्रकार की समितियां होती हैं। अगर मैं क्वेश्चन बनाता, माना यूपीएससी के लिए बनाता, तो यहां से बनाता। कारण यह है कि यहां तक आते आते बच्चे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और यूपीएससी का काम क्या है? डिफरेंट, कुछ अलग देना। जो आपने छोड़ा है उस पर आपकी निगाह क्या करना, क्योंकि भाई आप टॉप पर हो ना। यूपीएससी जो है टॉप पर है। हो सकता है क्लरिकल डिपार्टमेंट ने, मतलब आगे आने वाले समय में आपको किस तरह से ट्रेन किया जाता है, हो सकता है क्लरिकल मिस्टेक हो गई हो सकता है बाबूजी ने भी मिस्टेक कर दी हो सकता है उससे ऊपर अधिकारी ने मिस्टेक कर दी, लेकिन टॉप पर जब आएगा तो आपकी निगाह इतनी शार्प होनी चाहिए कि आप वहां तक क्या करो। तो आपकी नियति है सब पढ़ना। क्या है? नियति। अगर आप यूपीएससी के लिए सोच रहे हो तो मैंने कहा अगर मेरे से क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता तो मैं बोलता कि छानबीन समितियों में निम्नलिखित में से कौन कौन सी समितियां आती हैं। 4 ऑप्शन देता मैं। नंबर 1 सरकारी आश्वासन समिति, नंबर 1। नंबर 2 अनुसूचित जातियों और जनजातियों संबंधी समिति, नंबर 3 अधीनस्थ विधान या प्रत्यायोजित विधान संबंधी समिति, और नंबर 4 सदन में प्रस्तुत दस्तावेजों संबंधी समिति। और मैं पूछता इनमें से कितनी समितियां शामिल हैं किसमें? छानबीन समिति में। और ऑप्शन देता 1 ही शामिल है, 2 शामिल है, 3 शामिल है, 4 शामिल है। आंसर 4 शामिल। क्लियर हो गया? कितना आसान लग रहा है ना? लबासना जाना। वहां तक याद रखना है। कहां तक? जब आप पेपर देने जाते हो। एग्जामिनेशन प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है। अब 6ठे नंबर की जो समिति होती है स्थायी समिति में, वो होती है कौन सी? सेवा समिति। कौन सी होती है भाई? सेवा समिति। इसमें 4 समितियां होती हैं। फिर यहां से क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाना चाहिए, पर फिर भी चलो, क्योंकि ये सब उनके भले के लिए है। किनके? जैसे आवास समिति, किसको आवास मिला, सांसद को मिला कि नहीं मिला। आवास समिति, किसको अलॉट करना है, किसको कौन सा आवास देना है। सुना होगा आपने, आवास खाली नहीं करते कई बार, है ना, बड़ी मुश्किल हो जाती है।
और कुछ जो खाली करते हैं तो वहां से क्या बोलते हैं, टोटियां भी ले जाते हैं निकाल के, है ना। चलो, आवास समिति। नंबर 2, वेतन भत्ता संबंधी समिति, वेतन भत्ता संबंधी समिति। ग्रंथालय समिति, ग्रंथालय, संसद का जो ग्रंथालय है उसमें अगर आपको ये पता करना है कि सन 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो संसद में क्या बहस चल रही थी, सब लेखबद्ध है, सब लिखा हुआ है, क्या स्टेटमेंट किसने दिए, यही तो अध्ययन करते हैं। उसी अध्ययन को उधेड़ कर फिर क्या कहता है विपक्ष, क्या करता है सत्ता पक्ष पे क्या करता है, ये जो जो क्योंकि ऐसा ना, सत्ता में बहुत समय तक कांग्रेस रही, विपक्ष में और लोग रहे, तो विपक्षियों ने क्या किया, उसका अध्ययन किया ग्रंथालय में जाके, क्या क्या बोला था, सारे स्टेटमेंट इकट्ठे किए और पूरी जनता को अवगत करा दिया कि ऐसा बोला था जी, ऐसा कहा था इन्होंने। समझ में आया। और उस पर कोई आरोप भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो पेज नंबर के हिसाब से क्या होता है, बताते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट दिया गया था। समझ में आ गया। तो मैंने कहा सेवा समिति में सबसे पहले आवास समिति, वेतन भत्ता समिति। भाई तुम्हारे वेतन भत्ते के लिए नहीं है ये, सांसदों के वेतन भत्ते के लिए। किसके? वेतन भत्ता समिति, ग्रंथालय समिति, सामान्य परियोजन समिति। सामान्य, ये 4 प्रकार की समितियां आती है सेवा समिति में। अब अगली जो समितियां होती हैं स्थायी समितियों में, वो होती है कौन सी, सलाहकार समितियां। कौन सी होती हैं? सलाहकार समितियां। तो ये इतने प्रकार की समितियां होती हैं किसमें, स्थायी समितियों। A B C D E F G या 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब आती हैं अस्थायी समितियां। कौन सी आती हैं? अस्थायी समितियों में 2 प्रकार की समितियां इंपॉर्टेंट पढ़नी है आपने। एक प्रवर एवं संयुक्त प्रवर समिति, प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति। अब अगर यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, कहां से? प्रवर समिति से। इनके बीच में से जो मैंने और जो जिसको मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बोला है, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना कम होती है, पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि होती नहीं है। पहले आप उनको याद कीजिए जिनको मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। इनको, अब जैसे मैंने बोला आपको प्रवर और संयुक्त प्रवर समिति से क्वेश्चन बनेगा, बोलेगा प्रवर समिति में, लोकसभा की प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं। कितने होते हैं? राज्यसभा की प्रवर समिति में कितने होते हैं? 30 होते हैं। लेकिन संयुक्त प्रवर समिति में 45 होते हैं। संयुक्त प्रवर समिति में 45 होते हैं। 30 लोकसभा के होते हैं, 15 राज्यसभा के होते हैं। तो ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो यही पूछता है कि संयुक्त प्रवर समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 45 सदस्य होते हैं। कितने कितने कहां से होते हैं? 30 लोकसभा से होते हैं, 15 राज्यसभा से। क्लियर हो गया? पेपर प्रैक्टिस करेंगे अभी आप, उसमें सब क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है। किसी विशिष्ट मामले की जांच समिति, अस्थायी समितियों में एक तो हो गया प्रवर और संयुक्त प्रवर समिति, दूसरा होता है किसी विशिष्ट मामले की जांच समिति। एक होती है एकल, एक होती है संयुक्त। एकल में फिर दोबारा जांच समितियों में किसी विशिष्ट मामले की जो जांच समिति होगी, अगर लोकसभा की होगी तो 30, राज्यसभा की भी होगी तो 30, अलग अलग अगर बन रही है। लेकिन अगर संयुक्त बन रही है तो 45, फिर वही 30 लोकसभा के और 15 राज्यसभा के। क्लियर हो गया? अब हमने सबसे ज्यादा जो जोर देना है इन समितियों में, वो देना है प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति। इस पर एक एक पॉइंट को क्या करना है, रुक रुक कर पढ़ना है और उसको याद करते हुए चलना है, क्योंकि ये लिखने के लिए भी आती है। मेंस में क्या है भाई, ऐसा तो है नहीं कि उत्तराखंड पीसीएस प्री निकाल लोगे तो बड़ी वाहवाही हो जाएगी पूरे इलाके में, है ना। मोदी जी का फोन आएगा कि हाँ बधाई हो आपको, आपने प्री निकाल लिया। कोई नहीं पूछता। ठीक है, मेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मुख्य परीक्षा निकालनी जरूरी है, इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है। जब मेरिट में आओगे, राज्यपाल महामहिम साइन करेंगे, नियुक्ति पत्र देंगे, तब उसके बाद अगर टॉप में आए तो हो सकता है इंटरव्यू लेने आ जाए आपका। अलाइड में होंगे, नीचे होंगे कहीं तो कोई नहीं पूछता। ठीक है, चले जी। तो भाई सबसे पहले प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी। कौन सी? एस्टिमेट कमेटी। संसद की स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन सी है? आंसर प्राक्कलन समिति। एक क्वेश्चन यही बन गया। संसद की स्थायी समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन सी है? आंसर प्राक्कलन समिति। इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने? फिर यहां से क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा कितने सदस्य होते हैं जी? 30 होते हैं। 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, क्योंकि इसका गठन लोकसभा में ही किया जाता है।
राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता, राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसके सदस्यों का चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों में से, अब देखो राष्ट्रपति में पढ़ा था हमने आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, फिर यहाँ पे पढ़ेंगे हम कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा 1 वर्ष के लिए करती है। कितने वर्ष के लिए, बार बार पूछना अपने आप से, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। किस प्रकार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय मीन प्रोपोर्शन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वही प्रायोरिटी दी जाती है इसमें कि फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इनको दे रहा हूं, सेकंड इनको दे रहा हूं, थर्ड इनको दे रहा हूं। समझ में आ गया? ठीक है। सर्वप्रथम इस समिति का गठन तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? जॉन मथाई। कौन थे? वित्त मंत्री थे। कब? 1950 में हुआ था। सबसे पहले इस समिति का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। किसकी सिफारिश पर हुआ था? आंसर जॉन मथाई, जो कि उस समय वित्त मंत्री थे, उनकी सिफारिश पर हुआ था। इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद होता है। बजट प्रस्तुत किए जाने के, भाई प्राकलन कब करेगा, एस्टिमेट कब निकालेगा आदमी? पहले बजट होगा तभी तो। क्या अब बेरोजगार हो, पैसा ही नहीं है, बजट ही नहीं है, तो किस चीज का प्राकलन करोगे? करोगे क्या? तो इसलिए बजट के बाद ऐसे करके याद करो, रेडिकुलस वे में याद किया करो कि जब बजट आ जाता है उसके बाद इसका गठन किया जाता है। ठीक है, मैं आपको डिग्रेड नहीं करता हूं, पर मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं कि जेबें खाली हैं आपकी, क्या है, और आप निर्भर हो किन पर? माता पिता और गार्डियंस पर निर्भर हो। इसलिए जल्दी से जल्दी क्या करो, बड़े हो गए हो, अब क्या करना है? सेल्फ डिपेंड बनना है। क्या बनना है? ठीक है, 16 साल तक 14 साल तक मान लेते हैं हम कि आप डिपेंड, मजबूरी होती तब तक, क्योंकि बच्चा छोटा होता है। तो जैसे आप 16 क्रॉस करते हो तो उसके बाद क्या करना है? जल्दी जल्दी तैयारी करके जल्दी जल्दी क्या, जॉब लग के सेल्फ डिपेंड होना है। ठीक है, ठीक है। मंत्री परिषद का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता, ये इंपॉर्टेंट है। मंत्री परिषद का कोई सदस्य इसमें, अरे यार मंत्री परिषद का सदस्य अगर इसमें शामिल किया जाएगा, सरकार का व्यक्ति होगा, मंत्री होगा, तो वो थोड़े बताएगा कि क्या एस्टिमेट कैसा है, दूसरा बताएगा ना। मंत्री परिषद का सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता। प्रारंभ में इसमें पहले 25 सदस्य होते थे, किंतु 1956 के बाद इनकी सदस्य संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 30 हो गई है। पहले 25 होते थे, अब 30 होते हैं। इनका प्रमुख कार्य वार्षिक बजट से संबंधित होता है। जब सरकार द्वारा आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाकर उसे क्रियान्वित करने के लिए संसद के समक्ष मांग प्रस्तुत किया जाता है, तो सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय पर समीक्षा के लिए समिति का गठन किया जाता है। अब सुनने में तो बहुत ही बेकार लगा होगा ये, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आपको कारण पता होना चाहिए कि कोई प्राक्कलन समिति का गठन करते क्यों है भाई, क्या जरूरत पड़ती है प्राक्कलन समिति का गठन करने के लिए? तो प्राक्कलन समिति का गठन इसलिए किया जाता है, एक तो वार्षिक बजट से संबंधित होती है। अब जब बजट आएगा तो सरकार क्या करेगी? व्यय के लिए बताएगी ना कि भाई इतना व्यय यहां पर होना है, इतना व्यय यहां पर होना है। माना मैं आप ही को बोल दूं कि भाई ये काम करना है, आपने कहा जी, आपने क्या कर दिया कि इतना व्यय यहां पर होना है, साथ में अपना कमीशन भी क्या कर दिया उसमें, माना, क्या कर दिया, जोड़ दिया। और आपने बोला कि मैंने कहा ये बुक लानी है, अब ये बुक 100 रुपए की थी, आपने कहा जी 120 की है, तो मैं रोकूंगा ना आपको, मैं बोलूंगा 20 रुपए ज्यादा बोल रहे हो आप भाई, कम करो इसको, क्या करो, और बोलो कि हम 10 किताबें एक साथ लेंगे, थोड़ा और सस्ता लगाओ इसे, 90-90 में करो, क्या करो, करूंगा ना। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसका संबंध वार्षिक बजट से होता है, जब सरकार द्वारा आर्थिक नीतियां बनाकर, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाकर उसे क्रियान्वित करने के लिए संसद के समक्ष मांग प्रस्तुत की जाती है, तो सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय पर समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का क्यों किया जाता है? सरकार ने जब आर्थिक नीतियां बनाई और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए संसद के समक्ष क्या किया, मांग प्रस्तुत की। भाई पैसे की मांग कहां होगी, संसद में ही होगी ना। मांग प्रस्तुत की तो सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय पर समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में इस पर नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। यद्यपि यह समय समय पर पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान प्राकलनों की जांच कर सकती है, क्या कर सकती है, एस्टिमेट्स की जांच कर सकती है,
अब देखो, जो मेंस में नंबर मिलेगा वो इस लाइन पर मिलेगा। यह सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है। क्या करती है? अपव्यय मतलब एक्स्ट्रावेगेंट टाइप होता है ना, जो अधिक खर्च करना है जी। क्या करना है? अधिक खर्चा करना है। सुना है आपने भाई? जैसे एक बार CWG हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे इस देश में, चेयरें किराए पर ले आए। क्या लाए? उनका किराया ही इतना था कि उतने में उसकी डबल चेयर खरीदी जा सकती थी। क्या की जा सकती थी? तो क्या चेयर किराए पर लाना, या मैं ये बोलूं कि माना किसी की शादी हो रही बालक की, वो गद्दे किराए पर लाया और उसने 1 साल तक वापस नहीं किया और वहां चढ़ता रहा रोज का, और 1 साल बाद वो वापस करने गया, तो उतने में गद्दे क्या भाई, उतने में तो पता नहीं क्या क्या आ जाता। नहीं आता? आता कि नहीं आता? तो ऐसे हंसकर प्रसन्न होकर क्या करें, उसको याद करें कि सरकारी अपव्यय को रोकने का कार्य, उल्टा क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, कौन सी समिति करती है सरकारी अपव्यय को रोकने का कार्य? कौन सी समिति करती है? आंसर, प्राक्कलन समिति करती है। क्या करती है? प्राक्कलन, एस्टिमेट कमेटी करती है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? स्थायी मितव्ययिता समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। मितव्ययी समझते हैं? मितव्ययी, हाँ जी, मितव्ययी वर्ड सुना होगा आपने हिंदी में। स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। इस समिति के प्रमुख कार्य, अब कार्य इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। क्या होते हैं? फिर मेंस में आपको कार्य पर, एक तो कारण पर मिलेंगे नंबर, क्यों बनी, क्या इस पर नहीं मिलेंगे नंबर की सबसे पहले जी इसका गठन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर, क्योंकि बहुत कम जगह है आपके पास, कम जगह में आपने क्या लिखना? क्यों बनी, उसका कार्य क्या है, क्यों बनी और उसका कार्य क्यों। 50 शब्दों में पूछा हुआ आपसे, तो बेस्ट नंबर किस पर मिलेंगे? गठन क्यों होता है और उसका कार्य क्या होता है। इस पर नहीं मिलता नंबर की लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद इसका वो होता है, क्योंकि मैंने कहा कम जगह में हमें बेस्ट लिखना होता है। चलो, तो सबसे पहले इस समिति के प्रमुख कार्य, बजट अनुमानों का अध्ययन करके यह बताना कि क्या इसमें शामिल नीतियों में मितव्ययिता, मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता तथा प्रशासनिक सुधार किया जा सकता है। मितव्ययिता मतलब मितव्ययी बनो, बोलते हैं पुराने लोग बोलते थे हमारे, इतना मत बनो कि कीप द चेंज वाला कल्चर मत लेके आओ, इतना क्या बोलते हैं उसको, फूका फाकी मत करो, मतलब पैसा आया और उड़ाना है कि उसको। नई जनरेशन वैसी तो है, पुराने लोगों ने क्या किया? बचाया। अब बचाया और क्या किया? आपके लिए जमीन भी ली, मकान भी बना के दिया। और आप लोग, कई लोग बोलते हैं कि मेरा इतने का पैकेज, उतने का पैकेज, और पिताजी के मकान पे चूना लगाने की क्या नहीं है, हैसियत नहीं है कि नहीं है? तो उन लोगों ने बचाया। नए नए बच्चे क्या है, बहुत ज्यादा क्या करते हैं? खर्च करते हैं। तो ऐसे ही मितव्ययी बोलते हैं, कम खर्च करो, मितव्ययी बनोगी, कम खर्चा करो। क्या करो? अपने जो आवश्यकताएं उनको कम करो। ठीक है, इसमें शामिल मतलब बजट अनुमानों का अध्ययन करके यह बताना, पहला कार्य यही है, बजट अनुमानों का अध्ययन करके यह बताना कि क्या इसमें शामिल नीतियों में मितव्ययिता, नंबर 1, नंबर 2 संगठन में सुधार, नंबर 3 कार्यकुशलता, नंबर 4 प्रशासनिक सुधार किया जा सकता है कि नहीं। यह बताती है कौन? प्राक्कलन समिति। दूसरा, प्रशासन में कुशलता तथा मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीति की सिफारिश करती है। क्या विकल्प है? वैकल्पिक नीति की सिफारिश करती कौन? एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति। तीसरा, इस बात की जांच करती है कि क्या बजट अनुमानों की नीतियों के अनुसार धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं, धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं। ठीक है। चौथा, बजट अनुमान किस रूप में संसद के समक्ष पेश किया जाए, बजट अनुमान किस रूप में संसद के समक्ष पेश किया जाए, इसकी सिफारिश करना भी किसका काम है? प्राक्कलन समिति का काम है। अगर आपने 4 चीजें लिख दी मुख्य परीक्षा में, तो समझ लीजिए कि आपके नंबर अच्छे आने वाले। क्लियर हो गया भाई? ये थोड़े की कोई योजना आई, सरकार ने कहा कि भाई हम रोजगार देंगे, गारंटी देंगे, रोजगार की गारंटी देंगे, और क्या हो रहा है? कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, गड्ढे खोदे जा रहे हैं, फिर उसको भरा जा रहा है। कि आज क्या करना है भाई? आज गांव के लोग जिनको रोजगार देना है, उनको बोला कि आज खड्डे खोदो, उन्होंने खड्डे खोदे। अगले दिन बोला अब इन खड्डों को भरो, क्या करो? भरो, वो भर दिए। पैसा रिलीज हो रहा है कहां से? सरकार की तरफ से। सबके खाते में क्या हो रहे हैं? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से जा रहे हैं, सबको दिहाड़ी मिल रही है। ठीक है,
बाद में चेक किया भाई क्या हुआ कि जी ये हुआ। कैसे पता करेंगे, कुछ दिख तो रहा है ही नहीं। समझ में आया? चलो, तो मैंने कहा ठीक ढंग से धन लगाया गया है या नहीं, इसकी भी जांच करेगी कौन? प्राक्कलन समिति। यह समिति बजट प्राक्कलनों की जांच तभी कर सकती है जब इसके लिए संसद में मतदान हो चुका हो, उसके पूर्व नहीं। साथ ही संसद द्वारा निर्मित नीतियों में कोई प्रश्न नहीं कर सकती है। संसद द्वारा निर्मित नीतियों में कोई प्रश्न नहीं कर सकती है। इसकी सिफारिश परामर्शदायी स्वरूप की होती है। ध्यान रखना, कमीशन और समितियां, आयोग और समितियों का काम होता है रिकमेंडेशन देना। क्या करना? संस्तुतियां देना। ठीक है, तो मैंने कहा परामर्शदायी स्वरूप की होती है, अतः यह मंत्रालयों पर बाध्यकारी नहीं होती। लेकिन फिर भी इनको रखा जाता है, बड़ा महत्व है। मंत्रालय भी इनकी बात को अगर अच्छी है तो उसको क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। ठीक है, अतः यह मंत्रालयों पर बाध्यकारी नहीं है। यूपीएससी यहीं पे फंसा देगा आपको। क्या करेगा? बोलेगा कि प्राक्कलन समिति जी क्या कर सकती है? सरकार की नीतियों पर प्रश्न खड़ा कर सकती है। क्या कर सकती है? प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। नहीं लगा सकती। एक ऑप्शन ये दे देगा। एक ऑप्शन ये दे देगा कि यह मंत्रालयों पर बाध्यकारी होती है। नहीं होती है। तो पूछेगा फिर बाद में ना, जैसे प्राक्कलन समिति के बारे में क्वेश्चन बनाएगा तो पूछेगा कौन से गलत है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि जैसे यही मैंने बताया आपको कि संसद द्वारा निर्मित नीतियों पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती और ना ही ये मंत्रालयों पर बाध्यकारी होती है। ठीक, क्योंकि इसका जो सिफारिशें हैं वो कैसी हैं? परामर्शदायी स्वरूप की है। सिर्फ परामर्श देना इसका क्या है? काम है। क्लियर हो गया? चलो, लोक लेखा समिति, दूसरी समिति जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, वो होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। द पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति, यह संसद की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। अब यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो पहली लाइन से ही बन जाता, सबसे पुरानी समिति कौन सी है? आंसर लोक लेखा समिति। कौन सी है? सबसे बड़ी जो समिति मैंने बोला वो आपको बताया कौन सी? प्राक्कलन समिति। लेकिन मैंने कहा सबसे पुरानी समिति, वित्तीय समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। और संसद की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? लोक लेखा। लोक लेखा भाई, पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा मतलब, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1921 में किया गया था। कब किया गया था? कहां तो आपकी एस्टिमेट कमेटी जॉन मथाई वित्त मंत्री के अनुशंसा पर 1950 में किया जा रहा है, ये 1921 की है, पुरानी हो गई अपने आप। साथ में वित्तीय समिति भी बोलना जरूरी है। सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन है? आंसर लोक लेखा समिति। कब गठन हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत या की अनुशंसा पर सर्वप्रथम 1921 में किया गया था इसका गठन। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। पहले 15 सदस्य होते थे। इसमें कितने होते थे? 15 सदस्य होते थे। 1954-55 में इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। पहले कितने होते थे? 15 याद नहीं रखना है, अब वाला याद रखना है कि अब कितने होते हैं? 22, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ये जरूर याद रखना है आपने। कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से। ठीक है, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अपने अपने सदन में सदस्यों के द्वारा, वो फिर दोबारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता, ना तो प्राक्कलन समिति में, ना ही लोक लेखा समिति। किसी मंत्री को क्या समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता। लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। अब आपने जो खास ध्यान देना है वो मनोनीत पे ध्यान देना है, यानी इसका सदस्य, इसका जो अध्यक्ष होगा इस समिति का, वो क्या होगा? मनोनीत, नॉमिनेटेड होगा। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो लोकसभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। उत्तर प्रदेश में पूछा जा चुका है 2014 में पीसीएस में। ठीक है, फिर लोकसभा 1967 से स्थापित परंपरा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। 1967 से परंपरा में आ गया है कि 1967 में से स्थापित परंपरा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। पुरानी वाली का भी 1 वर्ष का होता है, इसका भी क्या होता है? 1 वर्ष का होता है। लेकिन मैंने कहा ये स्थायी समिति है, ये हर साल क्या होंगी? बनेंगी।
और फिर जैसी खत्म होंगी उसके बाद फिर बनेंगी। लेकिन मैंने कहा जो एडहॉक कमेटी हैं वो किसी कार्य विशेष के लिए बनती हैं, काम खत्म, उसके बाद खत्म, अगली बार दूसरे तरह की एडहॉक कमेटी दिखेगी आपको। क्लियर हो गया? यह समिति सरकार के सभी वित्तीय लेन देन संबंधी विषयों की जांच करती है, सभी वित्तीय लेन देन संबंधी विषयों की जांच करती है। इसका प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को संसद के समक्ष लाना होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसका प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितता को संसद के समक्ष लाना होता है, संसद के समक्ष लाना होता है। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाकर लोक व्ययों का परीक्षण करती है। यूपीएससी, आईएएस में, असिस्टेंट कमांडेंट में, सीडीएस में, मेरे ख्याल से एनडीए में तो नहीं पूछा गया, लेकिन यूपीएससी के अधिकतर पेपरों में ये वाला क्वेश्चन बना हुआ, ये वाला पॉइंट। कौन सा? नियंत्रक महालेखा परीक्षक पढ़ा था हमने, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और जब पढ़ा था तो मैंने बताया था आपको वहां पर कि ये क्वेश्चन आगे चलकर फिर आएगा, ये वाला पॉइंट। सेम जब हम कैग पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर भी पढ़ रहे होते हैं, फिर दोबारा यहां पर आ गया कि लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार बनाकर लोक व्ययों का परीक्षण करती है। क्या करती है भाई? कहीं पर कोई गलत खर्च हो गया है, पब्लिक जो अकाउंट है उसमें से गलत खर्च हो गया है, वो कौन बताता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक बताता है। तो उसी की रिपोर्ट को आधार बनाकर क्या करती है? लोक व्ययों का परीक्षण करती है। इसलिए कैग को लोक लेखा समिति का मित्र एवं पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार बनता है कि कैग को किसको लोक लेखा समिति का मित्र और पथ प्रदर्शक बताया जाता है? आंसर नियंत्रक महालेखा परीक्षक को या कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, कैग को। क्लियर हो गया? कौन है कैग इस समय हमारे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, अब है कार्य। मैंने कहा मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो क्या होता है? क्यों बनती है और कार्य क्या होते हैं। कई लोग, मैंने कहा नहीं आपको कि इस पे खुश हो जाते हैं कि जी हमने लिख दिया 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा, इससे खुश नहीं होता है एग्जामिनर। किससे खुश होता है? क्यों गठित होती है और उसके कार्य क्या होते हैं। तो कार्य, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। प्रतिवेदन बोलते हैं रिपोर्ट। पहला कार्य क्या है? भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। दूसरा कार्य है भारत सरकार के विनियोग, एप्रोप्रिएशन, विनियोग और वित्त संबंधी लेखाओं की जांच करना। विनियोग और वित्त संबंधी लेखाओं की जांच करना। तीसरा काम होता है किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर अतिरिक्त धनराशि व्यय किए जाने पर उसके कारणों की जांच करना तथा उसके संबंध में उचित सिफारिश करना। अगर अतिरिक्त धनराशि खर्च हो गई है, व्यय हो गई है किसी सेवा पर, तो जांच करेगी वो क्यों हुई है। क्या करेगी? जांच करेगी क्यों हुई है, कारणों की जांच करेगी और उसके संबंध में उचित सिफारिश भी देगी। अगला, किसी वित्तीय मामले में अपव्यय, अकुशलता या भ्रष्टाचार की जांच करना। क्या? किसी वित्तीय मामले में अपव्यय, अकुशलता या भ्रष्टाचार की जांच करना। अगला, लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक व्यय का दुरुपयोग किए जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए सिफारिश करना। सार्वजनिक व्यय का दुरुपयोग किए जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए सिफारिश करना। अगर लोक प्राधिकारियों ने सार्वजनिक व्यय का दुरुपयोग कर दिया है तो उनके विरुद्ध कार्यवाहियों के लिए सिफारिश करना। किसका काम है? लोक लेखा समिति का काम। इस प्रकार यह समिति आम व्ययों पर निगरानी रखती है तथा इसका प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है। क्या करती है? प्राक्कलन समिति भी वही करती थी। इसीलिए अब एक शब्द पढ़ेंगे आप, जुड़वा बहन। क्या पढ़ेंगे? तो इसीलिए यहां से क्वेश्चन बनता है। इसी कारण प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है किसको? लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। किसको? लोकसभा अध्यक्ष। अब वहां पे अभी तो बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में, लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन वहां पर पहला ऑप्शन देगा प्रधानमंत्री, क्या देगा? राष्ट्रपति। पहला ऑप्शन देगा राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन देगा प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन देगा लोकसभा अध्यक्ष, चौथा देगा लोकसभा महासचिव। अब वहां पर गड़बड़ हो जाता है बच्चों का कि किसको सौंपती होगी। तो अभी याद कर लो कि लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है अपनी रिपोर्ट। ठीक है,
फिर वो पटल पर रखवाते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों पढ़ेंगे। विपक्ष की ज्यादा क्या रहती है, पढ़ने की जिज्ञासा रहती है कि क्या हुआ होगा, सरकारी अपव्यय कहाँ पर हुआ होगा, है ना। इस सरकार के कार्यकाल में लोक प्राधिकारियों ने कहाँ पर सार्वजनिक व्यय का दुरुपयोग किया होगा, समझ में आ रहा है, कहाँ पर अतिरिक्त धनराशि व्यय की गई होगी और इस पर लोक लेखा समिति ने क्या कहा होगा, उसी को आधार बनाकर क्या करते हैं, अपना स्टेटमेंट देते हैं संसद के अंदर। क्लियर हो गया। अगली है सरकारी उपक्रम समिति। अगली क्या है, सरकारी उपक्रम समिति, द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। मैंने कहा सरकारी उपक्रम केंद्र सरकार के अपने उपक्रम होते हैं, राज्य सरकार के अपने उपक्रम होते हैं। केंद्र सरकार के उपक्रम में मैंने बता दिया, ओएनजीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, बड़े बड़े जो उपक्रम है। राज्य सरकार के भी अपने उपक्रम होते हैं। भाई अगर हमारी कहीं पे बुनासर माल्टे के स्क्वैश निकालने की, जूस निकालने की फैक्ट्री है, लीसा फैक्ट्री है, वो राज्य का उपक्रम है। क्या है, राज्य का उपक्रम है। गढ़वाल मंडल विकास निगम वगैरह ये सब चीजें क्या है, कुमाऊं मंडल विकास निगम, है ना। तो सरकारी उपक्रम समिति, द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, द कमिटी ऑन, इस समिति के विचारों का प्रतिपादन गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, गणेश वासुदेव मावलंकर ने किया। इसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम 1964 में कृष्ण मेनन समिति का गठन किया गया। कृष्ण मेनन समिति का इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन चुका है यहां से। अगला, जिसकी सिफारिश पर, यानी कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर सरकारी उपक्रम समिति का गठन हुआ। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमण मत द्वारा चुने जाते हैं। इस समिति में किसी भी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जाता। यदि कोई सदस्य मंत्री बन जाता है तो वह समिति का सदस्य नहीं रह जाता। कॉमन सी बात है, किसी मंत्री को इस समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता। ठीक है। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। तीनों में हमने सेम पढ़ा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमण मत, कोई मंत्री सदस्य नहीं, 1 वर्ष का कार्यकाल, ये सब लिखेंगे। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। टॉपर्स जो होंगे वो कारण बताएंगे, जो आम बच्चा होगा वो ये लिखेगा ऐसा। 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्य, खुश हो रहा होगा। क्या क्या हो रहा होगा, पर एग्जामिनर को चाहिए डिफरेंट। डिफरेंट मतलब इसी के अंदर से बेस्ट क्रीम क्या चाहिए, क्यों बनी और क्या काम है। क्लियर हो गया। ठीक है जी। 1 वर्ष के लिए लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है। क्या करता है, नियुक्त करता है। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्य इस समिति के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। समिति के कार्य, मेन चीज होती है कार्य। नंबर 1, नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा सरकारी उपक्रमों के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करना। अब आप बोलोगे यार वहां पर भी पढ़ा हमने, यहां पर भी पढ़ा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक वहां पर भी आ रहा, यहां पर भी आ रहा। तो ध्यान से पढ़िए कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा सरकारी उपक्रमों, किसके, सरकारी उपक्रमों के संबंध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, उसकी जांच कौन करती है, आंसर लोक उपक्रम समिति। और अगर बोलेगा कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करती है, तब होगा लोक लेखा समिति। लेकिन अगर लोक उपक्रम के संबंध में अगर स्पेशल बोल दिया कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक या कैग द्वारा सरकारी उपक्रमों के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदनों की जांच करना, तब आंसर होगा सरकारी उपक्रम समिति। तो कीवर्ड जो है वो सरकारी उपक्रम है। क्या है, ठीक है। इस बात का पता करना कि क्या सरकारी उपक्रम समुचित व्यापारिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार चलाए जा रहे हैं या नहीं। भाई सरकारी उपक्रम भी जो होंगे ना, वो हमेशा क्या चलेंगे, कुछ सिद्धांतों पर चलना पड़ता है। व्यापारिक सिद्धांत जो होते हैं उन पर चलना पड़ेगा, विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं का पालन करना पड़ेगा। तो इस चीज की भी जांच करती है कि क्या व्यापारिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार ये सरकारी उपक्रम चलाए जा रहे हैं या नहीं। क्लियर हो गया, ठीक है। अगला, लोकसभा के नियमों में विनिर्दिष्ट सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करना। ये 3 काम है किसके, लोक उपक्रम समिति। समिति ऐसी सरकारी कंपनियों के लेखाओं की भी जांच करती है जिसको लेखा कंपनी अधिनियम के तहत सदन के पटल पर रखा जाता है। यह समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। तो प्राकलन समिति क्या क्या पढ़ी हमने, प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, संयुक्त रूप से सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का कार्य करती है।
तो आपसे एक सिंगल क्वेश्चन छोटा सा पूछेगा वो कि संयुक्त रूप से सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का कार्य कौन करती है? तो तीनों समितियां करती हैं। प्राक्कलन समिति भी करती है, लोक लेखा समिति भी करती है और लोक उपक्रम समिति भी करती है। इतना क्लियर हो गया? इसके बाद मैं अन्य समितियों के बारे में बताऊंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है।